क्लास 11th की भूगोल की पुस्तक में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 11 जो है उसकी दूसरी इकाई हम पढ़ रहे हैं। पहले इकाई में एक ही अध्याय था, उस संदर्भ में हमने पढ़ लिया है। बहुत छोटा सा अध्याय था, ठीक है, और वो भारत के संदर्भ में ही था और उस अध्याय का नाम था भारत स्थिति। तो भारत की स्थिति हमने देखी और हमने ये भी जाना वहाँ पर कि भारत की सीमा के अंतर्गत जो समुद्री सीमा है वो भी 12 मील समुद्री मील आता है। समुद्री मील जो होता है उसमें 1.8 किलोमीटर होता है और सामान्य मील में 1.6 किलोमीटर होता है, ये मान के चलिए, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आंकड़ा याद नहीं रहे ना तो 1.8 और 1.6 तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा 1.8 में है 1.824 और 1.6 में है 1.584, ठीक है, 824 584। ये एक समुद्री मील और एक मानक मील का अंतर आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार मानक मील में अगर हम देखें तो यहाँ पर 63,360 इंच बनते हैं और समुद्री मील में जो बनते हैं इंच वह 72,960 इंच। वैसे ये एग्जैक्टली मीटर के लिए बनी हुई चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ दशमलव में देख पा रहे हैं आप। एग्जैक्टली इंच में मापी जाती थी और उसी से मील बनी है, ठीक है। इंच से फीट, फीट से मील, तो ये इस तरह से इकाई चलती थी और ये हम पढ़ चुके हैं पिछले। और वहाँ हमने ये जाना था कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2,933, 32, 14, 29, 33 और 82 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट जो अक्षांश है वो 7.5 के गुणज के रूप में है। ये हम समझ चुके हैं। ये हम भारत का मानचित्र देखा था हमने। ये सारी चीज़ें और सवाल के जवाब भी दे चुके हैं। अब दूसरी इकाई का मतलब नाम है वो है भू आकृति विज्ञान। इसमें 2 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, अध्याय संख्या 2 और अध्याय संख्या 3। तो ये 2 अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है संरचना एवं उच्चावच, ठीक, संरचना एवं उच्चावच यानी भू आकृतिक विभाजन। और तीसरा अध्याय जो है इसके अंदर दूसरा अध्याय है वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे जल विभाजक संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय। तो ये दोनों ही भू आकृति के अंतर्गत आते हैं और 2 अध्याय जो हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। अध्याय संख्या 2 का नाम है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। संरचना, अध्याय संख्या 2 का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। क्या कभी आपने सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों होता है? अलग क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं। चट्टान एवं मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही है। असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही है, मतलब चट्टानों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों एवं मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? 46 करोड़, या इसको कह सकते हैं 4.6 अरब वर्ष, ऐसा कुछ है। 46 करोड़ है, 4.46 करोड़ है। इसको अगर लिखना चाहूँ तो एक मैं डिजिट पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे उस तरफ बढ़ानी पड़ेगी। तो 46 इकाई 10 मतलब करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, तो 4.6 अरब वर्ष। इसमें सोचना क्या है, गणित विद्यार्थी होकर के ऐसा क्या कर रहे हो?
तो 4.6 अरब वर्ष कह दो या 46 करोड़ कह दो, इतने बराबर हैं। इतने लंबे समय में अंतर्जाल व बहिर्जाल बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। 4.6 अरब वर्ष या 46 करोड़ वर्षों में बहुत सारे अंतर्जात बलों बहिर्बलों से अनेक जो परिवर्तन हुए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 2006 नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। क्या आप जानते हैं कि इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? अच्छा, भूमध्य रेखा से दक्षिण में थी, अब भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब हमारा एशिया के साथ हिस्सा था, पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ थे, ऐसे कहते हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व और इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के ऊपर से खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर में खिसकने का अनुमान लगा सकते हैं परिणामों का? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक लक्षणों के आधार पर सबसे पहले तो भौतिक लक्षणों के आधार पर एक तो प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो भारत 3 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक तो प्रायद्वीपीय खंड और एक हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। मतलब एक तो पर्वतमालाएं प्रायद्वीपीय हो चाहे अन्य हो, और प्रायद्वीपीय खंड तो है ही, और एक है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड को समझते हैं सबसे पहले, फिर से बता देता हूँ। नाम देखिए, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य मालाएं, पर्वतमालाएं, प्रायद्वीपीय मालाएं भी शामिल है उसमें, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी, प्रायद्वीपीय जो खंड है उसकी उत्तरी सीमा जो है वो कटी फटी और कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के मध्य से होती हुई दिल्ली तक और यमुना गंगा मैदान के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती हैं। प्रायद्वीपीय खंड की रेखाएं। प्रायद्वीपीय खंड किसको कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है और जो कच्छ के रण से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती हैं। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भाग का मतलब वो है जो समंदर की सीमा से घिरा हुआ है। समंदर की सीमा से घिरा हुआ मतलब दक्षिण भारत की बात मुझे लगता है कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय खंड की बात हो रही है।
गंगा डेल्टा तक जाता है, उधर जो बांग्लादेश के आसपास का इलाका है वहाँ की बात हो रही, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा वही है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग तो कर्बी एंगलोंग में उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर के राज्यों की बात हो रही है। तो पूर्वोत्तर में एक तो कर्बी एंगलोंग, मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में मालदा, भ्रंश, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन इस नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा हुआ होने के कारण और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक इसके उदाहरण हैं। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक जो हैं पर्वत, इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सतपुड़ा, नी रेंज वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि प्रायद्वीप जो है मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन कल्प यानी उस समय से। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कारण और कुछ इसे विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व भूखंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी, महानदी, रिफ्ट घाटियां जो हैं इसी प्रायद्वीपीय भाग के हिस्से हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला माला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम है। ये जानकारी आपको अब आपको मैं बताता हूँ। भूगोल में प्रकार्यात्मक कार्य भाग 1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 2006 नामक पुस्तक से आपको अपने प्रवणता की गणना विधि सीखी होगी। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भागों से और हिमालय से निकलने वाली नदियों में पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। अब हम समझेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। कठोर व स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के उलट हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला की, तो ये हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतरक्रिया से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और क्षेप, तो वलन, भ्रंश और क्षेप जो है उनमें बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। विवर्तनिक हलचलों से इन पर्वतों की उत्पत्ति जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी इस युवावस्था में हैं। गॉर्ज, वी आकार घाटियां, क्षिप्रिकाएं व जलप्रपात इत्यादि इनके प्रमाण हैं। ये तो गॉर्ज किसे कहते हैं, वी आकार घाटियां किसे कहते हैं, क्षिप्रिकाएं किसे कहते हैं और जलप्रपात क्या होते हैं, इसके आपको समझना चाहिए। देखिए गॉर्ज का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है।
ठीक है। अब हम समझेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत की तृतीय भूवैज्ञानिक खंड, भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः ये एक भू अभिनति गर्त हैं। मूलतः क्या है, ये एक भू अभिनति गर्त हैं। अभिनति यानी कि उन्नति का आप विलोम समझ सकते हैं। मतलब भू अभिनति गर्त हैं जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इनका निर्माण जो है एग्जैक्टली 6.4 यानी 4.6 का उल्टा कर दिया। उस समय 46 करोड़ था, ये 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। ठीक है, ये गर्त हैं, भू अभिनति गर्त हैं और धीरे धीरे जो है इस नदियां जो हैं इन क्षेत्र को जो है बीच के ये जो भू मैदानी क्षेत्र हैं इनको आने वाली मृदा मिट्टी से पाट रही हैं और ये क्षेत्र जो है अब समतल हो गए हैं। तो ये नदियां प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए अवसादों से निपाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर है। यहाँ पर जलोढ़ जो है 1000 से 2000 मीटर तक हैं। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था जो रही है, उसकी संरचना अवस्था रही है, प्रक्रिया अवस्था रही है, उसकी विकास की अवस्था कर रही है, उसका परिणाम मानी जाती हैं। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। ठीक, इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं ऊबड़ खाबड़ स्थितियों में, जिसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखड्ड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहाँ अपरदित चट्टान, खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। 6 खंड। उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर व उत्तर पूर्वी यानी एक तो उत्तर की एक पूर्वोत्तर की पर्वतमालाएं आ जाएगी पहले भाग में। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। सबसे पहले हम समझेंगे उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के संदर्भ में। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें एक तो वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हैं। उत्तर पश्चिम यानी पश्चिमी से उत्तर की बढ़ते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ी तिरछी आ रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही हैं, इस तरह से फैली हुई हैं, थोड़ी तिरछी है। भारत की स्थिति से एंगल बना रही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम में एग्जैक्ट सीधी हो जाती, भारत के साथ समानांतर बन जाती हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं,
जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। दक्षिण नीचे की तरफ होगी, पश्चिम इधर होगी, तो इधर से आती हैं और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। उत्तर और पश्चिम की ओर घूम जाती है, मतलब यूं आकर का मोड़ देती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये घूम जाती है, मतलब मोड़ देती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। उत्तर दक्षिण मतलब मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर में यह पहाड़ियाँ जस्ट ऊपर से जस्ट डाउनवर्ड आती हैं। ठीक है, बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है की पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण लंबाई उत्तर दक्षिण मतलब चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। तो पूर्व पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई जो है 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा मानचित्र से स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया देशों के साथ मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप देशों के नाम हैं, वो आपको बताने हैं। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह, सांस्कृतिक विभाजक भी हैं। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? दक्षिणी एशिया नीचे के डाउन बर्थ जो देश हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं, क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? नहीं है। हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, जैसे उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो हिमालय के भी हम 5 खंड बड़े बड़े कर ही रहे हैं। छठा खंड अगर आगे हुआ तो वो देख लेंगे, नहीं तो 5 खंड तो ये हैं ही। हिमालय को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले कश्मीर, या इसको कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर पश्चिमी, पश्चिम और उत्तर के बीच, जैसे उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक जैसे पहाड़ियाँ जाती हैं, ये श्रृंखलाएँ जाती हैं, तो उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ियाँ जो हैं कश्मीर में हैं, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय कहते हैं वहाँ पर। दूसरा है हिमाचल। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हिमाचल और उत्तरांचल जो हैं ये उसी का हिस्सा है। सबसे ऊपर कश्मीर, फिर हिमाचल और फिर उत्तरांचल, इस तरह से नीचे आती हैं। ठीक। तीसरा हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाचल। तो दार्जिलिंग और सिक्किम वहाँ पर चले जाएंगे, सिक्किम के उस हिस्से में। ठीक है। और चौथा है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल प्रदेश जो है ऊपर ठेठ आगे चला जाता है। और पांचवा है पूर्वी पहाड़ी और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो हैं उनकी बात हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे की मणिपुर, मिजोरम और मेघालय तो नहीं मणिपुर, मिजोरम है, नागालैंड है, और ये जो इनमें ये पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत कहलाती हैं। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये कश्मीर हिमालय की बात हो रही है। वहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, पूर्वोत्तरीय भाग जो है बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। कश्मीर हिमालय का जो पूर्वोत्तरीय भाग है वो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच एक विश्व प्रसिद्ध कश्मीर और डल झील है। देखिए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। कश्मीर घाटी और डल झील देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय में ही है वहाँ पर।
कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कश्मीर घाटी, डल झील, दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों में जैसे बलटोरो हैं और सियाचिन जो है इसी प्रदेश में है। ये नदियाँ सियाचिन नदी और बलटोरो नदी, हिमालयी नदियाँ बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। हिमालयी नदियाँ मतलब बहुत सारी नदियाँ जो होगी, और इसके अलावा बलटोरो और सियाचिन जो होते हैं वो इसी क्षेत्र दक्षिणी भाई इसी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाँ ज़ाफ़रान की खेती की जाती है। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल। वृहद हिमालय जो है वहाँ पर एक तो जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वुलर। अलवण मतलब मीठे पानी की झीलों में देखें तो डल झील और वुलर झील, और लवण झीलों में देखें तो एक तो है पागाग सो और सोमू रीरी। तो ये लवण झील है। खारी झीलों में एक तो आते हैं पागाग सो और सोमुगिरी, भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय की बात हो रही है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम और चेनाब इसी क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चरार शरीफ भी यहीं स्थित हैं। यहाँ बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी, जम्मू और श्रीनगर की जो राजधानी है वो झेलम नदी के किनारे पर स्थित हैं। ये खूबसूरत चित्र आप जरूर देखिएगा, इसका आप भी लुत्फ उठाए, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो झेलम नदी के किनारे स्थित हैं। श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। तो डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर में जो है ये कहाँ पर आ जाती है? ये आ जाती हैं श्रीनगर में। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। कश्मीर घाटी में ये युवा अवस्था में होती हैं, तथापि नदी स्थल के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या आप कुछ और नदियां भू आकृतियां बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती हैं? ऐसी भू आकृतियां बता सकते हैं प्रौढ़ावस्था में जिनका निर्माण करती हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य जो लिखा हुआ है ये गलत है। अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल घाटियां पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य, जिन्हें दून कहा जाता है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में नीचे की तरफ अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। दून कहा जाता है, जम्मू कून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की, वो हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी है काली के बीच में स्थित हैं। इसको हम हिमाचल और उत्तराखंड का हिस्सा कहते हैं। पश्चिम में तो रावी नदी से अलग होता है और पूर्व में काली नदी के बीच का। तो रावी और काली नदी के मध्य का ये भाग जो है वो कहलाता है हिमालय का भाग। इसको हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कहते हैं। हिमालय का ये हिस्सा जो उत्तराखंड हिमाचल और उत्तराखंड या उत्तरांचल, हिमाचल और उत्तरांचल जो के हिस्से हैं, ये हिस्से उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यह भारत की दो
नदी तंत्रों, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित हैं। ठीक है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास और सतलुज हैं, जो सिंधु की सहायक नदी हैं। रावी, व्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियों में रावी, व्यास और सतलुज हैं। और यमुना और घाघरा जो है वो गंगा की सहायक नदी हैं। यमुना और घाघरा बहती हैं इस प्रदेश में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। चित्र देखना बेहद जरूरी है। सबसे ऊपर, भारत का सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वहां पर काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम वहां पर K2 बना हुआ है। K2 मतलब काराकोरम का ये शॉर्ट नाम है। काराकोरम K2 का शॉर्ट नाम है। उसके जस्ट नीचे जो है लद्दाख श्रेणी है। फिर जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी है। आपको देखो हल्के रंग में यहाँ पर श्रेणियाँ बताई हुई हैं। और भारत के पार जाएं, ट्रांस हिमालय की देखें तो ट्रांस हिमालय में एक तो हिंदुकुश, पामीर ग्रंथ है, कुनलून श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी जो है वही श्रेणी आगे जाकर के उधर तिब्बत के क्षेत्र में कैलाश श्रेणी कहलाती है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई, हालांकि वो अलग श्रेणी है थोड़ी सी। लद्दाख श्रेणी की सीध में ही है, मतलब ये है। फिर जास्कर श्रेणी, सबसे ऊपर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल सबसे नीचे। तो पीर पंजाल पर्वतमाला है। अब पीर पंजाल पर्वतमाला जो है इनके देखिए जास्कर श्रेणी जो है उसको क्रॉस करने के दो दर्रे यहाँ पर हैं। एक तो है जोजिला जास्कर श्रेणी में, एक है बारालाचा ला। पीर पंजाल जो श्रेणी है उसमें कौन सा दर्रा है? एक तो नंगा पर्वत जो है वो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। और इसी कश्मीर के हिस्से से जो है सिंधु नदी वैसे तो बहुत पीछे से निकल, आगे के जो है बाद में पढ़ेंगे। अब सब शब्दावलियां देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। जैसे अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है उसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है अवर्गीकृत वन, एक क्षेत्र जो वन के रूप में अंकित होता है परंतु वनों की संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित न हो। इनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। तीसरा है अवदाब, मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न दाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। तीसरा है अवनालिका अपर्दन, चट्टान व मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। चौथा है आधार शैल, मृदा व अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। आधार शैल क्या होती है? मृदा और अपक्षयित पदार्थ के नीचे अवस्थित कठोर चट्टान को आधार शैल कहते हैं। आरक्षित वन, भारत वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से रक्षित होगा। इन आरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो। इसके अलावा कैल्सियमी किसे कहते हैं? कैल्सियमी यानी चूने की उच्च मात्रा से निर्मित कैल्सियमी कहलाती हैं। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मैदान, नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क और महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र। जलवायु क्या है? किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं। जेट प्रवाह, जेट प्रवाह का मतलब क्या है? जेट अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ वन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती हैं। अत्यंत प्रबल और अचर पछुआ वन, पछुआ पवन को जेट प्रवाह कहते हैं, जो क्षोभ सीमा के जस्ट एकदम नीचे बहती हैं।
अब हम समझते हैं जीव मंडल निचय। ये बहुउद्देश्यीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे व जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावास के रूप में संरक्षित किया जाता है।